बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर कन्वेक्शन की एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे थे। कन्वेक्शन का जो मेथड है हीट को ट्रांसफर करने का, उसका हम लोग एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने मैरीन एंड लाइफ को देखा। अच्छा, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज को डिस्कस किया। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है थर्मल्स एंड बर्ड्स फ्लाइट। ठीक है। अब ये थर्मल्स क्या होते हैं? ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम इस चीज को स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं थर्मल्स का, कि हमारे पास जैसे ही अर्थ सरफेस जो है, अब मेरे पास जितना भी अर्थ है, या अर्थ की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो अर्थ हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं भी हमारे पास लैंड डिफरेंट कलर के हैं। लैंड्स में भी अगर हम बात करें तो सड़कें जो है वो, उसके ऊपर हम लोग टारकोल यूज वगैरह करते हैं। वो एक अलग रीजन होता है, ऐसा रीजन जहाँ पे ग्रास बहुत ज्यादा हो, जहाँ पे पानी हो। तो मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर हीट की एब्जॉर्प्शन और हीट को जो रिलीज करती है अर्थ, उसका रेट डिफरेंट होगा। ठीक है। तो अब वहां से हमारे पास ऐसे एरियाज जहां से बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है, ठीक हो गया, गर्मियों में मोस्टली, तो वो हीट जो है तो वो रिलीज होती है, एयर जो है उस हीट को एब्जॉर्ब करके ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती है। तो इस प्रोसेस के दौरान वो एक थर्मल्स क्रिएट करती है। ठीक है। और अब हम उसी कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, थर्मल्स को, और फिर हम देखेंगे कि बर्ड्स जो है तो विदाउट फ्लिपिंग वो कैसे उड़ते हैं। ठीक है, इन थर्मल्स के अंदर। तो आज के टॉपिक के अंदर हम ये तमाम की तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो मेरे पास concept है कि during the day sun heats the land unevenly. Dark and concrete structure absorbs more heat than other areas like grass or water. ठीक है। Therefore air above the hot areas become hot and less dense and rise from the ground. This form an air columns called thermals. मतलब कि मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ सरफेस के ऊपर, लैंड के ऊपर भी ना हमारे पास डिफरेंट किस्म के लैंड्स होते हैं। एक वो जगह जहां पे हमारे पास क्या मौजूद है, कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, डार्क स्ट्रक्चर्स मौजूद है, जैसे सड़कें हो गई हमारी। अब एक ऐसे ही लैंड जहां पे ये डार्क कलर्स के या कंक्रीट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब डार्क कलर हमारे पास ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप देखें तो ब्लैक कलर या व्हाइट कलर की अगर हम एग्जांपल लेते हैं ना, तो ब्लैक कलर हम कहते हैं कि जी बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा है। व्हाइट कलर थोड़ा टाइम लेता है, क्यों? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन पावर जो है तो वो कम है। समझ आ रही है पॉइंट की? तो अब यहीं पे हम देखते हैं कि लैंड के ऊपर भी अब डार्क या कंक्रीट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, वो जल्दी हीट अप होते हैं। वहीं पे अगर हम कोई ग्रासी एरिया देख लें, जहाँ पे ग्रास बहुत ज्यादा है, जहाँ पे वाटर है, अब वो जो है तो क्या करेंगे, वो लेस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेंगे। अब उस दौरान क्या होगा, जो हॉट एरिया होगा, जो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे हमारी सड़कें वगैरह हो गई, हमारा जो नॉर्मल डेली रूटीन में जो जिस स्ट्रक्चर में हम लोग रहते हैं, उसकी अगर हम बात करें, जो सिटी एरियाज हैं, तो वहां पे हीट जो है तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि वहां पे डार्क कलर की हमारी सड़कें मौजूद है। वहां पे हाई अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी। अब उस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की वजह से क्या होगा, उस लैंड का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। अब वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से जो एयर मौजूद है उस एरिया के अंदर, वो क्या करेगी, वहां से हीट को एब्जॉर्ब करेगी। जैसे वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, उसके अंदर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी तो वो लेस टेंस होके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। और इसी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए वो कुछ एयर कॉलम्स बनाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। और इन्हीं एयर कॉलम्स को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल्स कहते हैं। सही हो गया, पॉइंट समझ आई? अब यहाँ पे मेरे पास लैंड है, डार्क कलर का किसी भी किस्म का लैंड। अभी मुझे वो प्रॉपरली ड्रॉ मैंने नहीं किया, मैंने इस तरह के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए कि यहाँ पे मेरे पास लैंड है, उसने हीट एब्जॉर्ब की, उसका टेम्परेचर राइज हुआ, एयर ने उससे हीट को एब्जॉर्ब करके उसकी एक्सपेंशन हुई, जिसकी वजह से वो लेस टेंस हुई और एयर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग गई। ठीक हो गया, ये पॉइंट समझ आया? अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में कॉलम्स जो बनते हैं ना, अब देखो बच्चे, मैंने यहाँ पे एक ये वाला कॉलम बनाया, एक ये कॉलम बनाया और एक ये कॉलम बनाया। अब इसके एरोज देखो तो ये अपवर्ड मैंने बनाए हैं, मतलब कि ये वो एरियाज है जहां पे हीट जो है तो वो टेम्परेचर हाई है, तो एयर ने हीट को एब्जॉर्ब किया और वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेम ये भी वो एरिया है जहां पे टेम्परेचर हाई है और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद एयर जो है तो अपवर्ड मूव कर रही है। ये वो एरिया है जहां पे अब हमारे पास हीट की एब्जॉर्प्शन कम हुई है लैंड के ऊपर।
तो यहाँ पे एयर का टेम्परेचर कुछ और होगा, तो वही बात, अगर ये ऊपर आ रही है तो इसको फिल करने के लिए किसी एयर ने नीचे भी तो जाना है ना। तो ये वो वाली एयर मैंने शो किया था। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स की फॉर्म में मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि दिस फॉर्म एंड एयर कॉलम्स कॉल्ड थर्मल्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एयर कॉलम्स बनते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, बर्ड्स इनको कैसे यूज करते हैं, अब वो भी देखते हैं। देखिए बच्चों, बर्ड्स लाइक ईगल, हॉक्स राइड्स ऑन दीज thermal by spreading their wings and tilting them slightly upward. They fly in circles to stay in the circles, or these thermals allow them to stay at high altitude without flapping their wings. अब यहाँ पे मैंने ये जो ब्लैक कलर के ये डॉट बनाए हुए, ये मैंने अपनी तरफ से बर्ड्स वगैरह शो किए हैं। ठीक है, आपने कंसेप्ट समझना है। तो अच्छा, अब यहाँ पे अब ये बर्ड से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि ये जो ईगल होता है, ईगल की एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो अपने विंग्स को यूं स्प्रेड कर देता है। ठीक हो गया, और वो स्प्रेड करता है और वो फ्लैप नहीं करता विंग्स को, लेकिन वो फिर भी उड़ रहा होता है और वो एक सर्कल में उड़ता है। अगर आप गर्मियों में मोस्टली अगर आप ऊपर की आसमान में देखें तो परिंदे जो है वो विदाउट फ्लैपिंग जो उड़ रहे होते हैं ना, तो वो फिर उड़ते भी हैं, और दूसरा ये कि वो एक सर्कल में मूव करते हैं। ठीक है, अब इसका ये सारे कंसेप्ट क्या है, देखो बच्चे, जैसे जैसे ये विंग्स ऊपर की तरफ, एयर जो है तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये जो इसका विंग होता है ना, अब मैं विंग कैसे ड्रॉ करूं, लेट सपोज इस तरह का ये विंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया, अब इसके ऊपर नीचे से चूंकि एयर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इधर इस रीजन के ऊपर इसको फोर्स प्रोवाइड करेगी एयर। ठीक है, इस रीजन के ऊपर इसको फोर्स प्रोवाइड की एयर ने, और जिसकी वजह से अब ये जो है तो ये ऊपर स्टे करेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास दो किस्म की फोर्सेज आ गई हैं, एक जो कि इस परिंदे का वेट फोर्स होगी, और एक इस एयर की वजह से इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ठीक है, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया, तो अब वो फोर्स और वेट फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स और वेट फोर्स ऑफ द बर्ड, ये दोनों जब बैलेंस हो जाएंगे तो ये जो बर्ड है तो ये क्या करेगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, और अब ये अपने विंग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रख रहा है, उनको फ्लिप भी नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये इस एयर प्रेशर को यूज करके एक्चुअल में क्या कर रहा है, उड़ रहा है वहां पे। अच्छा, अब देखें, अब ये सर्कल में क्यों उड़ता है, तो देखिए बच्चों, ये परिंदा जो है, ये बर्ड जो है, ये ईगल जो है, ये क्या करता है कि ये अपना एक रीजन देख लेता है कि ये एयर कॉलम्स जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये हर जगह पे, अब देखो यहाँ पे ये एयर कॉलम्स बन रहे हैं, बट बीच में फिर ये रीजन आ गया जहां पे एयर कॉलम्स नहीं है, बल्कि एयर नीचे की तरफ आ रही है, मतलब, और फिर यहाँ पे फिर अगेन एयर कॉलम्स बन रहे हैं। तो अब ये परिंदा क्या करेगा, ये उस रीजन तक इधर तक उड़ के आया, इसने देखा कि हाँ मुझे मेरे ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है, मैं विदाउट फ्लैपिंग जो है तो उड़ सकता हूँ। फिर उसने इस तरफ एक और रीजन देखा, तो वो उस बाउंड्री तक चला गया। इसने देखा कि अब इस बाउंड्री तक मेरे ऊपर फोर्स लग रही है, इससे बाहर जो है तो मेरे ऊपर फोर्स नहीं लग रही, तो इससे बाहर अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास खतरा है कि मैं नीचे भी गिर सकता हूँ या मुझे फ्लैपिंग करनी पड़ेगी विंग्स की। ठीक हो गया, तो अब इस चीज की वजह से ये अपना एक स्पेसिफिक रीजन कंसिडर कर लेता है, एक रीजन देख लेते कि हाँ ये वाला मेरा रीजन है, इसके अंदर मुझे एयर कॉलम्स मिल रहे हैं और यहीं पे थर्मल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो मैं इस रीजन के अंदर क्या कर सकता हूँ, विंग्स को फ्लैप किए बगैर मैं उड़ सकता हूँ। इसीलिए वो उस सर्कल में जो है तो क्या करता है, उड़ता रहता है। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक्चुअल में बच्चों क्या है, कंसेप्ट है किस चीज का, थर्मल्स का। और इन थर्मल्स को, अब थर्मल्स क्रिएट क्यों होते हैं, दोबारा देखें कि थर्मल्स इस वजह से क्रिएट होते हैं कि मेरे पास ये जो अर्थ सरफेस है वो हीट अप हो जाता है। ऐसा सरफेस जहां पे डार्क सरफेस हो या कंक्रीट से बने हुए स्ट्रक्चर्स हो, जैसे हमारी सड़कें होगी, अब वो रीजन एक ऐसा रीजन होता है जो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, तो उसके हाई टेम्परेचर की वजह से एयर वहां से हीट को एब्जॉर्ब करती है, एक्सपैंड करती है, लेस डेंस होके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। फिर उसी एयर को बर्ड यूज करते हैं और वो क्या करते हैं, उसके अंदर फ्लाई करते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। पॉइंट समझ आई, तो ये एक्चुअल में बच्चों हमारे पास क्या है, थर्मल्स एंड बर्ड्स फ्लाइट का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया, तो अब इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो बच्चों अब हम स्टडी करते हैं हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स। ये इसकी लास्ट एप्लीकेशन है कन्वेक्शन की।
और अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास ये हरिकेन्स क्या होते हैं और साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और साइक्लोन्स कैसे बन के फिर हरिकेन्स में कन्वर्ट होते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम तमाम ये डिस्कशन करेंगे। देखिए बच्चों, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि समंदर के अंदर वो इस तरह का एक तूफान सा क्रिएट होता है सर्कुलर फॉर्म में, और बहुत उसके ऊपर हवाएं भी, तेज हवाएं भी चल रही होती है, बारिश भी हो रही होती है, और वो इस सर्कुलर पाथ में एक स्पिनिंग तूफान सा क्रिएट होता है। ठीक है, उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, अब इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास लिखा है, पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि हरिकेन्स इज अ बिग स्पिनिंग स्टॉर्म दैट फॉर्म्स ओवर वार्म ओशन। मतलब कि समंदर का वो हिस्सा जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो, ठीक हो गया, जहां पे टेम्परेचर हाई हो, ठीक है, तो उस जगह के ऊपर हमारे पास एक स्टॉर्म क्रिएट होता है, एक स्पिनिंग स्टॉर्म क्रिएट होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वार्म वाटर हीट्स द एयर अबव इट। अब लेट सपोज अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करें, ठीक है, कि मेरे पास क्या है, यहां पे लेट सपोज ये ओशन है, ठीक है, इस रीजन के ऊपर हमारे पास ये अब जो है तो ये वार्म वाटर आ गया, इसका टेम्परेचर हाई है। ठीक है, अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि वार्म वाटर हीट्स द एयर अबव इट। अब यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हैं इस वार्म वाटर के ऊपर, जो इस पॉइंट के ऊपर एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं हमारे पास, वो क्या करेंगे, वो इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएंगे, एक्सपैंड होने से लेस टेंस होंगे और वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब हमें पता चला कि यहां से ये जो एयर पार्टिकल्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं वन बाय वन इस पूरे के पूरे को जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं इस डायग्राम के अंदर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट कि हमारे पास एक वार्म वाटर रीजन है, जिसके ऊपर दूसरा पॉइंट कि हमारे पास हीट ने एयर पार्टिकल्स से हीट के अब्सॉर्ब के और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके जा रहे हैं। अच्छा, विच आल्सो कॉज इवेपोरेशन। अच्छा, अब चूंकि ये वार्म वाटर है, यहाँ का टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगा इवेपोरेशन का भी, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, इस यहाँ पे इवेपोरेट होना शुरू होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे कि दिस मॉइस्ट एयर राइजेस ड्यू टू कन्वेक्शन। अब देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस एयर के साथ कंबाइन हो गए हैं, इन्होंने मॉइस्चर बना लिया। अब ये मॉइस्चर क्या करेगा, ये यहां से कन्वेक्शन के प्रोसेस की वजह से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर को भी इसने, एयर ने अपने साथ ले गई, क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब की, हीट को भी ये साथ ले गई। ठीक है, यहाँ पे कन्वेक्शन का प्रोसेस हुआ ना, कि पहले मेरे पास एक वार्म रीजन था, वहां पे एयर मौजूद थी, एयर ने जो है तो हीट को एब्जॉर्ब किया, एक्सपैंड हुई, डेंसिटी लो हुई, तो अब उसने ऊपर जाना है। ठीक है, अब वहीं पे इस वार्म टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमारे पास इवेपोरेशन का प्रोसेस भी हुआ, जिससे उसने वाटर को भी एब्जॉर्ब किया, मॉलिक्यूल्स को, वेपर्स को, और वो उनको भी वो साथ ले गई, एयर। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, एज इट राइजेस इट कूल्स एंड फॉर्म क्लाउड्स थ्रू कंडेंसेशन। अब ये वाले जितने भी ये एयर पार्टिकल्स है, ये इस पॉइंट पे पहुंचे, तो ये सिर्फ एयर पार्टिकल ही नहीं आए, इन्होंने साथ में जो है तो मॉइस्चर को भी ऊपर तक ले आए हैं। ठीक है, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इस पॉइंट पे पहुंच आए हैं, इस पॉइंट पे पहुंच आए। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होगा कि ये अब क्या करेंगे, क्लाउड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लाउड्स की फॉर्मेशन। यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब क्लाउड्स की फॉर्मेशन है तो मतलब कि यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। क्या होगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा जिससे क्लाउड्स बन रहे हैं। कंडेंसेशन का प्रोसेस है तो मतलब यहाँ पे लेटेंट हीट का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। किसका, लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट क्या है, तो अभी इस पे कंफ्यूज नहीं होना, आगे फर्दर चैप्टर के अंदर हम लोग दो किस्म की हीट्स को डिस्कस करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। बस आप अभी के लिए इतना याद रखें
कि मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे पास पार्टिकल्स जब होते हैं तो वो जब अपना स्टेट चेंज करते हैं ना, तो वो हीट को या तो एब्जॉर्ब करते हैं या तो रिलीज करते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। वाटर जो है वो जब आइस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने अंदर से हीट को रिलीज करेगा। हीट को रिलीज किया तो वो मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो रहे हैं, करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, और उन्होंने अपना स्टेट चेंज कर दिया, सॉलिड में चले गए। पॉइंट समझ आई? अब अगर मैं कहूं कि अब इस आइस ने वापस वाटर में जाना है, तो अब ये क्या करेगी, तो ये अब हीट को वापस एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, आइस जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो मेल्ट होके वापस। ठीक, तो अब यहां पे भी इसने, वाटर ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से गैस में। अब यहां पे पहुंच के अब उसने उसी हीट को रिलीज कर दिया तो वो वापस जो है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जिससे उसने क्लाउड फॉर्मेशन किया। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, और यहाँ पे लेटेंट हीट का ही कॉन्सेप्ट आता है, बट वो आगे आप चल के पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको इसका आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक हो गया? अच्छा, तो क्लाउड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। अब जब क्लाउड की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने जो हीट यहां से एब्जॉर्ब की थी, अब यहां पे आके उस हीट को इन्होंने क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो एज इट राइजेस इट कूल्स एंड फॉर्म क्लाउड्स थ्रू कंडेंसेशन। दिस कंडेंसेशन रिलीज द लेटेंट हीट which warms the surrounding atmosphere making the air lighter। ठीक है, अब इसने जो यहां पे हीट को रिलीज किया है, तो उस हीट के रिलीज करने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो इर्द गिर्द एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद है वो क्या हो गए, उन्होंने उस हीट को एब्जॉर्ब किया, वो लाइटर हुए और वो वापस ऊपर फर्दर और ऊपर मूव करने लग गए। तो अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यूसली हमारे पास जो एयर है वो सरफेस ऑफ द वाटर से दूर जा रही है। ठीक है, पहले यहां पे थी, यहां से हीट को एब्जॉर्ब किया, इधर पहुंची। ठीक है, इधर से इन वाटर मॉलिक्यूल्स ने और मजीद हीट को रिलीज किया, तो ये एयर यहां से और ऊपर चली गई। तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रही है हीट, इससे हमारे पास एक चीज क्रिएट हो रही है कि इस सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बच्चों वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने यहां पे लिखा है कि दिस कंडेंसेशन रिलीज द लेटेंट हीट व्हिच वार्म्स द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर मेकिंग द एयर लाइटर। एज अ रिजल्ट द एयर कंटिन्यूसली राइज एंड मेकिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी लो एट इट्स सरफेस। अब वो जैसे जैसे एयर पहले यहां पे थी, यहां से इधर पहुंची, इधर से और ऊपर चली गई। तो जैसे जैसे एयर सरफेस से दूर जा रही है तो एटमॉस्फेयर जो है तो वो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसी एयर का वेट है ना, जिसने जो है तो इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक हो गया? तो अब वो जैसे जैसे एयर यहां से दूर जा रही है तो जाहिर बात है इस रीजन के ऊपर अब एयर का उतना प्रेशर नहीं रहा, तो जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दिस डिक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कॉज मोर वार्म मॉइस्ट एयर टू राइज अप। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो डिक्रीज आया है, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो उसके साथ क्या होगा, वाटर यहां से इवेपोरेट हो रहा है, ठीक हो गया, वेपोराइजेशन हो रही है, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है और क्लाउड्स की तरफ मूव कर रहा है। ठीक हो गया? तो इसकी वजह से पहले अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इवेपोरेशन कम हो रही थी, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है इस सराउंडिंग के ऊपर, तो उसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस और भी बढ़ गया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब यहां से कंटिन्यूसली जो ये वाटर वेपर्स है ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब आपने अगर हरिकेन्स को अगर आपने मूवीज में देखा होगा तो आपको वो यूं स्टॉर्म नजर आता है, बट उसमें आपको वाटर नजर आ रहा होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हुआ है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर्स जो है ये ऊपर कंटिन्यूसली, अब इनका रेट ऑफ फ्लो जो है तो वो बढ़ जाता है, और ऊपर से अर्थ की रोटेशन भी चल रही है। ठीक है, तो अब वहीं पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इवेपोरेशन का रेट जैसे ही बढ़ता है तो उसी के साथ साथ रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये स्पिन करना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये एक छोटा सा साइक्लोन बना लेता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि द अर्थ रोटेशन कॉज दिस राइजिंग एयर टू स्पिन एंड फॉर्म अ साइक्लोनिक सिस्टम। मतलब कि अब ये जो यहां से ऊपर की तरफ मॉइस्चर आ रहा है तो वो अब कैसे आ रहा है, एयर की फॉर्म, एयर के उसको कन्वेक्ट कर रही है ना, कन्वेक्शन हो रही है।
अब वहीं पर रोटेशन की वजह से इसके अंदर एक स्पिन मोशन क्रिएट हो जाएगा और जो कि क्या बना लेगा, एक साइक्लोनिक सिस्टम बना लेगा, एक साइकिल बना लेगा। ठीक है। अब जैसे जैसे ये साइक्लोनिक सिस्टम स्ट्रेंथ को गेन करता जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हरिकेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअल में इस तरह हमारे पास कन्वेक्शन के जरिए हमारे पास समंदर के अंदर जो है, तो हमारे पास ये जो स्पिनिंग स्टॉर्म जो हमारे पास क्रिएट होता है ना, तो इसके पीछे का भी जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल में कन्वेक्शन और की ही वजह से होता है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लिया करें। ठीक है। तो आज इस जो टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट, इसका जो सेकंड पोर्शन था कन्वेक्शन, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने उसकी 4 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी डिस्कस किया। हमने थर्मल्स को डिस्कस किया, हरिकेन्स को डिस्कस कर लिया, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को डिस्कस कर लिया और मरीन लाइफ को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद अब फर्दर इससे थर्मल रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट रहता है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर तो आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।